ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक येट अगेन टू अनदर सेशन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एस्पिरिन इंजेक्शन के बारे में। विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन जिस पॉइंट पे हमने कल छोड़ा था जहाँ पे। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्रीवियस सेशन से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो दिस इज द टाइम। बताओ जी। ऑल गुड, गुड टू गो। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं यूनियन बेस्ड एस्पिरिन इंजेक्शन। ठीक है, एंड इसका नाम यूनियन बेस्ड एस्पिरिन इंजेक्शन क्यों है, यू विल गेट टू नो। ठीक है, as we progress with the SQL injection। साथ में सारे स्टेप्स को यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करूंगा, जो भी हमारे स्टेप्स रहेंगे। SQLi steps, all right, let's make it 20। फॉन्ट क्लियर है, फॉन्ट लेजिबल है। ठीक, लेट्स सी। मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट से जो है वेबसाइट विजिट कर लेता हूँ अपनी। एसक्यूएल इंजेक्शन, ये वाला जो एसक्यूएल इंजेक्शन है हम टेस्ट पीएचपी वर्जन पे ही देखेंगे। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स एज अ होमवर्क आप बीवैप या बी बॉक्स टारगेट सर्वर पे करेंगे। ठीक है, you have to select SQL injection vulnerability there and you have to practice it there। It's my bad। Now this looks fine। All right, as a end user आप casually explore कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, I'm just randomly scrolling the website and I come across, let's say, browsing categories, browsing out artist। Okay, browsing categories, let's check this out। artist एंड पॉइंट पे हमारे पास आई थिंक ये आर्टिस्ट के नाम है एंड कमेंट ऑन दिस आर्टिस्ट। ओके, कैटेगरीज के अंदर हमारे पास ऐसे कुछ कैटेगरीज, पोस्टर्स, पेंटिंग, स्टिकर्स, ग्राफिटी, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज योर टारगेट website and we are just exploring the website, clicking on different links, checking on different URLs। ठीक है, while exploring what we come across is something like this। तो कैटेगरीज में गया, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है यहाँ पे, पेंटिंग्स, पोस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने रैंडमली पोस्टर्स पे क्लिक किया, लेट्स से, and I come across such sort of URL, let's say list products dot php question mark cat is equals to 1। ठीक है, एंड कुछ पोस्टर्स की लिस्टिंग है, पोस्टर्स 10 शोर, शायद पोस्टर की फोटो है ये, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन, पेंटेड बाय एटसेट्रा एटसेट्रा, इस फॉर्मेट के अंदर कुछ चीज़ें हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। सो क्या देखना है आपको, आपको देखना है कि आपको ब्राउज़र में गेट बेस्ड पैरामीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो कि हम अब तक देखते ही आए हैं। अब तक हमने काफ़ी सारे गेट बेस्ड पैरामीटर्स देखे हैं। ठीक है, कभी हमने एक्सएसएस के लिए देखा, तो कभी हमने फाइल इंक्लूजन के लिए देखा। अच्छा, ये सारी चीज़ें गेट बेस पे दिखा रहा हूँ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे पोस्ट बेस्ड पैरामीटर्स पे भी सेम है। इट्स जस्ट दैट कि वो आपको यहाँ पे यूआरएल में पास होते हुए नहीं दिखते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, ठीक है, मुझे एक पैरामीटर दिखता, मुझे उसकी वैल्यू दिखती है। मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि अगर ये कैट इक्वल्स टू 1 है, अगर मैंने इसको चेंज किया कैट इक्वल्स टू 2 पे, तो कुछ चेंज होता है क्या? कुछ चेंज हो रहा है मेरे पास। पेंटिंग्स पे आ गया हूँ मैं। ठीक है ना, कैट इज इक्वल्स टू 3 पे कुछ होता है क्या? नाइस, कुछ तो हो रहा है। ठीक है ना, कहीं मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, ये भी कुछ हो रहा है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि जो पैरामीटर है, ये डायनामिक पैरामीटर है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। दैट इज इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है एंड इसकी वैल्यू चेंज होती है।
एंड जो एप्लीकेशन है वो इसकी वैल्यू लेती है और कुछ इवैल्यूएशन परफॉर्म करती है बैकएंड पे। कुछ होता है जिसके बेसिस पे वो आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट देती है कि 1 पे कुछ आउटपुट दूंगी, 2 पे कुछ आउटपुट दूंगी, 3 पे कुछ आउटपुट दूंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डायनामिक मैंने चेक कर लिया। डायनामिक से मैंने ये मेक श्योर कर लिया कि भाई पैरामीटर इज बीइंग इवैल्यूएटेड एज पार्ट ऑफ द बैकएंड सोर्स कोड और बैकएंड लॉजिक। ठीक है, दैट्स फाइन। ऐसे कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि मैं कैटेगरीज में था और मेरे को पहले पोस्टर्स पेंटिंग सब कुछ नहीं दिख रहा जैसे कि, तो मे बी शायद से कैटेगरीज को रोटेट कर रहा हो ये, मे बी। ठीक है। ठीक है, तो डायनामिक है हमने कंफर्म कर लिया, दैट्स फाइन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट्स से आई पुट 1 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 1। लेट्स प्रेस एंटर। ओके, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक लॉन्ग इंटीजर स्ट्रिंग दे रहा हूँ। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फजिंग एक्चुअली। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कि हमारे पास एक पैरामीटर है, इसको मैं रैंडम इनपुट डेटा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, जैसे कि नंबर्स ले रहा था तो बहुत सारे नंबर्स देखने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जर्वेशन देखने की कि भाई क्या होता है। इसको मैं स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करूंगा, ABCD पास कर दिया, छोटी सी स्ट्रिंग पास करी, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग पास करी, एक बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग पास करी, फिर लेट से नंबर लेता है, इसको नेगेटिव नंबर देने की कोशिश करी। ठीक है ना, लेट से 1 लेता है तो इसको -1 देने की कोशिश करी। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल करेक्टर पास करने की कोशिश करी, कुछ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स पास करने की कोशिश करी। तो ये चीज़ कैसे होएगी, लेट्स सी। ये मैंने किया, बहुत सारे 1। ओके, लेट्स गो फॉर सम स्ट्रिंग। एरर अननोन कॉलम इन वेयर क्लॉज। ठीक है, सो सबसे पहली चीज कि मेरे पास एक एरर आया। ठीक है, इन वेयर क्लॉज। और ये एक्चुअली अब आपने शायद से काम नहीं किया है इसलिए आप पकड़ नहीं पाओ इसको इमीडिएटली, बट मैं आपको बता देता हूँ। विद पैसेज ऑफ टाइम यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये आपका एसक्यूएल का एरर है। ये वेयर क्लॉज जो है, ये एसक्यूएल का वेयर क्लॉज की बात हो रही है, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जो वेयर क्लॉज होता है। ठीक है, we have ascertained that there is some sort of SQL statement that is being in use here। ठीक है ना, ठीक है, गुड टू गो। अब होता क्या है जनरली, ये जो चीज में आप देख रहे हो, ये जो फजिंग आप देख रहे हो, लेट्स से आई गो टू -1, सॉरी, नॉट A-1, unknown column A in the where clause। okay, if I go with let's say -1, nothing here, all right, let's say 1 apostrophe, and we see a proper SQL error. You have error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near this at line 1। ये पता है क्या है, ये क्या है, माय बैड, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी। ये क्या है, इसको थोड़ा सा फोन बढ़ा के देखते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली योर यूजर सप्लाइड apostrophe। ये आपका यूजर सप्लाइड डेटा है, वो वापस आपको एरर में दे रहा है कि यहाँ पे कुछ समस्या है आपके। ठीक है जी, तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, दैट इज फजिंग। ओके, एंड I'll keep it this thing here। So what happens in case of fuzzing is that you provide some random data to the parameter or the variable,
गोल क्या है आपका? गोल है आपका एरर प्रोड्यूस करना किसी तरीके से। यू हैव टू ब्रेक द क्वेरी, सम वॉट यू हैव टू प्रोड्यूस द एरर, कि आपको किसी तरीके से एसक्यूएल का एरर आ जाए। जैसे आपको एसक्यूएल का एरर आएगा, दैट मीन्स दैट यू हैव सक्सेसफुली ब्रोकन द क्वेरी। अब जनरली हम जैसे जब एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं, तो हम लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर या लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ये करेक्टर्स, ये सब चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं। जनरली ये तब हम फजिंग करते हैं जब हम बफर ओवरफ्लो जैसी वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर रहे हो। ठीक है। इन केस ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, वी जनरली ट्राई टू फज विद स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या पॉस्ट्रॉफी डाल के देखा, डबल कोट्स डाल के देखा, पॉस्ट्रॉफी पैरेंथेसिस डाल के देखा, हैश साइन डाल के देखा। ठीक है। सो किस तरह के कैरेक्टर से फजिंग करते हैं हम करते हैं कुछ इस तरीके से। अपोस्ट्रोफी डाल के देखा। ठीक है ना? इस तरीके से कुछ हम फजिंग करेंगे। so on and so forth, something like that। ठीक है। ऑल राइट, हमने फजिंग करी, हम वापस एक एरर आया। एक बार ये असर्टेन करते हुए कि इसके अंदर एक अपोस्ट्रॉफी ही है, जो आपको अभी मैं इसे ना वैसे ना समझ में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल कोट्स डालूंगा। आई प्रेस एंटर and I'll just copy this thing up, I'll show it to you that this is indeed your user supplied data। ठीक है ना? भाई कोई डाउट है तो पूछो, ऐसा कुछ है जो समझ में ना आ रहा हो अभी तो बताओ। ऑल गुड? यस सर। चलो जी। अभी धीरे धीरे जो है, कहीं पे ऐसी कोई चीज हो जो समझ में ना आई हो तो वहीं पे रोक देना। ठीक है। हाँ, अगर स्टेप एक्स नहीं समझ में आया तो स्टेप x+1 पे नहीं जाना। सिंपल। ऑल राइट। नाउ व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू फिक्स द क्वेरी। मैंने अपॉस्ट्रोफी डाला तो क्वेरी ब्रेक हो गई। मैं देखता हूँ कि क्या मैं इस क्वेरी को फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है। सो व्हाट आई डू इज हाइफन हाइफन प्लस, लेट्स से। ओके, लेट्स से आई डू समथिंग लाइक दिस। ये सक्सेसफुली जा रहा है। नाइस। एंड इफ आई डू, लेट्स से अपॉस्ट्रोफी, माय बैड, डबल कोट्स, hyphen hyphen plus, still I have an error, apostrophe, hyphen hyphen plus, still I get an error. But if I just do simple hyphen hyphen oops, simple hyphen hyphen plus, this works. All right. Or maybe something like this. Let's try to see. Okay, तो मैं आपको बता देता हूँ कि what we are trying to do here is, कुछ क्वेरी है बैकएंड पे। ठीक है। एक रीजनेबल क्वेरी लिख लेते हैं, लिखते हैं समथिंग सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम some table। okay, some table where something something and something, let's say u is equals to where cat is equals to 1। ऐसी कुछ क्वेरी है आपकी बैकएंड पे। मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं रीजनेबल गेस ले रहा हूँ। मैं इस जगह पे यूजर सप्लाइड डेटा की तरह
कुछ डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेरी कैसी बन रही है, मैं देख रहा हूँ कि जब कैट इक्वल्स टू वन अपॉस्ट्रॉफी होता है तो मेरे पास एक एरर आता है, ठीक है। एरर आया, दे सम एरर, ठीक है। तो मे बी क्वेरी ऐसी हो, मतलब कि बैकएंड पे जो वेरिएबल है वो कोट्स के अंदर बंद ही ना हो, तो इसलिए एक अपॉस्ट्रॉफी आया तो एरर जनरेट हो गया। या फिर मे बी क्वेरी ऐसी हो, पहले से ही जो है उसको कोट्स के अंदर बंद किया जा रहा था, बट जब मैंने डेटा दिया, मेरा डेटा है ये ये यूजर सप्लाइड डेटा, ठीक है। जब मैंने डाला वन अपॉस्ट्रॉफी तो आई केम अक्रॉस एन एरर। मे बी बैकएंड पे क्वेरी ऐसी हो, समझ में आ रहा है। मुझे असर्टेन करना है कि बैकएंड पे क्वेरी कैसी है, अपॉस्ट्रॉफी में एनक्लोज्ड है या नहीं है। अपॉस्ट्रॉफी मेरे डालने पे कब कब एरर देगी, यहाँ पे भी एरर देगी। पहला मैंने एक सिनेरियो दिया, यहाँ पे एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे भी एरर आएगा। नाउ लेट से बैकएंड पे क्वेरी हो कुछ ऐसी, और मैंने डाला लेट से वन अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। तब भी एरर आएगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक डाला केवल वन अपॉस्ट्रॉफी और एरर आया है। मैं अब तक ये नहीं असर्टेन कर पाया हूँ कि बैकएंड पे क्वेरी किस तरह से किस तरीके से दिख रही होगी, ठीक है। कोई तरीका है मेरे पास इसको असर्टेन करने का, कोई तरीका है, यस सर। बताओ। सिंपल डाल के भी देख सकते हो आप। वन, जो आपने अभी डाला था ना, वन प्लस वो हाइफन अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्लस, वो चीज करके भी देख सकते हैं हम। बताना जरा क्या डाल सकता हूँ। वन अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्लस। अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं भाई, हाइफन हाइफन था। हाँ सॉरी, हाइफन हाइफन। इसका क्या मतलब है। सर बेसिकली ये जो वन है वो हमारा मतलब यूजर सप्लाई डेटा में जो वन जा रहा है ना, इसका मतलब आपने एंटर करा है कुछ। वन, हाँ जी। वो तो ठीक है, इसका क्या मतलब है। हम्म अ, इसका आइडिया नहीं है सर। कल बताया था मैंने, ये कमेंट है, हम्म दिस इज कमेंट का सिंबल। हम्म। तो या अगर इस केस में हम अज्यूम करें कि मतलब आप कंटिन्यू। बोलो 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 बोलो। जैसे कि अगर हमें क्वेरी का डिसाइड करना है, तो उसके लिए अगर हम अज्यूम करें कि पहले सिंगल सिंगल कोट्स है दोनों साइड क्वेरी में वेयर के क्लॉज में, तो पहले अगर हम एक इनपुट ऐसे दे, एक सिंगल कोट, फिर वन, फिर एक सिंगल कोट, तो उससे रन करके देख पाओ तो सर आ रहा है, एरर नहीं आ क्या रहा, आउटपुट आ रहा है। आप कह रहे हो ये। नहीं सर, दो आगे और भी, हाँ ये वाला। हाँ समझ गया। हम्म। ठीक है, इस एरर नहीं आ रहा है। अगर ये चीज मैं उठा करके, आपको इससे कैसे सर्टेनिटी मिलेगी कि बैकएंड की क्वेरी क्या है, तो बैकएंड मतलब की ये। क्वेरी कैसी है। अगर मैं कहता हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ रेड कलर से बैकएंड की क्वेरी, कैट इक्वल्स टू ब्लू कलर का यूजर सप्लाई डेटा है। हम्म, अब बैकएंड पे ये चीज ऐसे बंद है, अरे यार, ऐसे बंद है, या फिर ये चीज ऐसे बंद है, या फिर ये चीज ऐसे है। इन तीनों सिनेरियो के अंदर तुम्हारी क्वेरी टच चल रही होगी, एरर नहीं दे रही होगी। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे पास कौन सी टाइप की बैकएंड की क्वेरी है।
डबल कोट्स में बंद है, आपने डाला कोट अनकोट वन, चलेगा, चलेगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। सिंगल कोट्स में बंद थी, आपने डाले सिंगल कोट के अंदर बंद वन, कोई एरर नहीं आया, बढ़िया चलेगा। किसी चीज़ में बंद थी ही नहीं, आपने डाला कोट वन कोट, चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। सर फर्स्ट और थर्ड केस में तो वो एज अ स्ट्रिंग ले रहा होगा, फिर वन और सेकंड केस में एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। फर्स्ट और सेकंड के, अच्छा इसमें, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में। हाँ, इसमें और इसमें जो है एज अ स्ट्रिंग ले रहा होगा। अच्छा, हाँ। ओके। और इसमें एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, देखो मैं बताता हूँ, हम्म। ये मैंने क्वेरी यहाँ पे चलाई है आपके सामने, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। एक तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है %27 और %20 %27 1 %27 इक्वल टू %27 1। ये यूआरएल इनकोडिंग है, %27 इज अपॉस्ट्रॉफी एंड %20 इज यूजर परसेंट। सप्लाई डेटा। अबे सब कुछ ही यूजर सप्लाइड डेटा है, ये तो सब कुछ ही यूजर सप्लाइड डेटा है। %27 यूजर सप्लाइड डेटा नहीं है क्या? हाँ जी सर। %20 और ये %20 27 कहाँ से आ गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ से आ गया, मैंने बताया कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है, मैं इसका मतलब जानना चाह रहा हूँ। स्पेस थी ना, स्पेस डाला था और। यस, दिस इज स्पेस, %20 इज स्पेस। जब वो यूआरएल के अंदर जाता है तो ये यूआरएल एनकोडिंग जो है %20 कर बना देता है उसको, स्पेस को, ठीक है। ये रट जाएंगी धीरे धीरे जितना ज़्यादा काम करोगे, कि %20 क्या होता है, %27 क्या होता है, ठीक है। वेल एनीवेज, आप इस सेम चीज़ को यूआरएल डिकोडर में डाल करके देख सकते हो, वो आपको ऐसे कुछ बना देगा। तो मैंने देखा कि यार अब भी एरर दे रहा है, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास एरर दे रहा है, सो आई जस्ट कीप दिस थिंग हियर, ठीक है। इसने एरर दिया, ठीक है, इसने एरर दिया। अब मैं अगर करूँ इसको, लेट से क्लोज दिस apostrophe and comment it out, comment whatever is ahead, let's say, and I press enter। इसने तब भी एरर दिया, ठीक है, ये इसमें भी एरर दे रहा है। ओके, what if I go with something like this? Now this is working, ठीक है ना। अच्छा, माय बैड, एक्चुअली मैं, अब आ जा, अब आ जाएगा, हाँ अब ठीक है। अब अगर आप इमेजिन करते हो कि आपकी क्वेरी सिंगल कोट्स में बंद है, ठीक है ना, दैट इज दिस apostrophe के यूजर सप्लाइड डेटा जो है वो सिंगल कोट में बंद हो जा रहा था, दैट इज दिस। तो ये एरर नहीं आना चाहिए था, तब ये एरर नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि अगर सिंगल कोट में बंद हो रहा होता तो दिस वुड हैव बीन वर्किंग फाइन। ये जो मेरा यूजर सप्लाई डेटा था
ये पैरेंथेसिस बैलेंस कर देता, चल जाती कहानी। ठीक है, यही चीज को असर्टेन करने के लिए मैंने ट्राई किया यहाँ पे कि अगर यूजर सप्लाई डेटा कुछ ऐसे कोड्स के अंदर बंद हो रहा था तो यहाँ पे भी एरर नहीं आना चाहिए था। दिस इज कमेंट, कमेंट कर दिया, इसके आगे जो भी चीज़ हो उसको कमेंट कर दिया, एंड उससे पहले मैंने पोस्ट ऑफिस बैलेंस कर दिए। ठीक है, तो इससे मेरे को समझ में आता है कि यूजर सप्लाई डेटा पोस्ट ऑफिस में बंद नहीं हो रहा है। दैट्स वन थिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे ये चीज़ चल गई बढ़िया। तो ये जो कलेक्टिव मैंने क्वेरीज को यूज़ किया है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को यूज़ किया है, उससे मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि यूजर सप्लाई डेटा एक्चुअली कोड्स के अंदर बंद ही नहीं है। इज इट मेकिंग सेंस? ये मैं पहुंचा कैसे यहाँ तक, इस डेरिवेशन तक कैसे पहुंचाऊंगा, बताओ। सर फजिंग करके मल्टीपल। हाँ, फजिंग करिए, ठीक है, हम्म दैट इज फाइन। हम्म बट हम्म। मतलब क्या है चीज़ों का? वाई समथिंग इज वर्किंग, वाई समथिंग इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये चीज़ें सर समझ में आ रही है? हाँ, ये स्ट्रिंग में ले रहा था पहले, बट इसने फिर अब जब हमने न्यूमेरिक ट्राई करा तो न्यूमेरिक वैल्यू में ले लिया इसने। ऐसे समझ में आया आपको? स्ट्रिंग में और न्यूमेरिक वैल्यू की वजह से आपको समझ में आई ये चीज़ है कि भाई बैकएंड पे क्या हो रहा है? यस सर। आपको नहीं समझ में आया इसका मतलब? आपको समझ में नहीं आया? सर आपने जो पहली वो वन वाली जो क्वेरी भेजी उससे हमने सर्टन करा, जिसमें एरर आया हमारा, उससे सर्टन करा कि सिंगल कोट्स नहीं है, और अगर सिंगल कोट्स होते तो हमारे जो हम अपोस्ट्रोफी भेज रहे हैं वो उसे कंप्लीट करके एरर नहीं आना चाहिए था, बट एरर आया। बट जस्ट टू मेक श्योर ऑफ इट हमने वो सेकंड सेकंड फजिंग ट्राई करी, जिससे कि हम आगे का कोड कमेंट आउट करके एक बार चेक सर्टन कर रहे हैं कि सिंगल कोट्स है या नहीं है। वापस एरर आने पे हमने ये कंक्लूड कर सिंगल कोट्स है ही नहीं। और और फिर थर्ड में हमने ऐसे रॉ इनपुट दे दिया उसे, जस्ट टू चेक कि कोई है कोट्स है भी नहीं। सर वैसे हम डबल कोट्स के साथ भी तो ट्राई कर सकते थे, फोर्थ कर और फिफ्थ सकते थे, वाला। लेकिन मैं अब सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन तो नहीं बिठा के दिखाऊंगा ना। हम्म। डबल कोट्स, पैरेंथेसिस, सब चीज़ ट्राई कर सकते हो एक एक करके, सबके साथ ट्राई कर सकते हो। और कब, आपको क्या पता कि कब कैसा सिनेरियो आएगा? मेरे को तो यहाँ पे पता है बैकएंड का सिनेरियो क्या है, मैं तो सब चीज़ें की हुई हैं। ठीक है ना? आई हैव टू कंक्लूड इट एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको साथ साथ समय जो है आपको अलग अलग इनपुट पैरामीटर के साथ फजिंग करते हुए तो नहीं दिखा सकता। ये पहला स्टेप, ऐसे 7 स्टेप आने वाले हैं अभी। ठीक है, सो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि एसक्यूएल इंजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, एसक्यूएल में प्रॉब्लम है। एसक्यूएल का सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि अभी हमने ऐसे कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ हाई फाई शिट कुछ करी नहीं है। सो दैट्स दिस मीन्स कि आपको W3 स्कूल्स पे जाकर के एसक्यूएल का रिफ्रेशर करना चाहिए एक बारी। ठीक है ना? ऑल राइट, ऑल राइट। तो सबसे पहली चीज जो मैं देखने जा रहा हूँ दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय वन, कमेंट वॉट एवर इज अहेड। लेट्स सी, आई डिड दिस। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन को ऑब्जर्व करना, ठीक है? ऑर्डर बाय टू, स्क्रीन को ऑब्जर्व करना। द शोर द मिस, ए चेंज हो गया, ट्रीज मिस्त्री बीन। ऑर्डर बाय थ्री, द शोर मिस्ट्री द यूनिवर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, क्या हो रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पजिंग को यहीं रखते हैं एंड आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप टू है।
ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर बाय बताओ। एसक्यूएल का सिंटैक्स होमवर्क में दिया था, आ रहा है याद? होमवर्क में दिया था। क्या करता है ऑर्डर बाय? ग्रुप करते हैं। ग्रुप करता है। तो मतलब अरेंज करता हूँ, हाँ। याद नहीं, कुछ लिखा था। रीअरेंज करता है आउटपुट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? आई विल ओपन अप W3 schools फॉर यू। एसक्यूएल ट्यूटोरियल W3 schools। असेंडिंग डिसेंडिंग में तो सॉर्ट बाय करता था। चलो करता होगा यार, मुझे नहीं पता होगा, देखते हैं एक बारी। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन ट्राई इट योर सेल्फ, लेट्स ट्राई टू चेक दिस आउट। एक सैम्पल डेटाबेस है, डेमो डेटाबेस, उसके अंदर कुछ टेबल है, टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास ये कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, सप्लायर कैटेगरी आईडी, यूनिट प्राइस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेरीज दे रखी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स क्या करेगा? प्रोडक्ट्स टेबल में से सारे सारे कॉलम्स ले आएगा। ऑर्डर बाय प्राइस, सो लेट्स चेक दिस आउट कि क्या करता है ये। इफ आई जस्ट कॉपी दिस थिंग हियर, आई रन दी एसक्यूएल, तो ये क्या करता है? ऑर्डर बाय प्राइस, प्राइस कॉलम के बेसिस पे इसने आउटपुट को रीअरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। छोटा प्राइस, बड़ा प्राइस, बड़ा प्राइस, बड़ा प्राइस, बड़ा प्राइस, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इफ आई जस्ट रिमूव दिस ऑर्डर बाय क्लॉज, इफ आई रिमूव दिस ऑर्डर बाय क्लॉज, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे देख रहे हो आप, रीअरेंज हो रखी है। रन दिस सीक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 जो स्टैंडर्ड डेटा जैसे तरीके से सेव्ड है उसके अंदर, और प्राइस 18 19 10 22 21 25। तो ऑर्डर बाय क्या कर रहा है? ऑर्डर बाय प्राइस, ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, नो सॉर्टिंग, रीअरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड मैं यहाँ पे अगर DSC कीवर्ड लगा देता हूँ तो उस कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर देगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, और मैंने उसको एक कॉलम का नाम दिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आप डेटा रीअरेंज करना चाहते हो वो पहली बात तो एग्जिस्ट करना चाहिए बैकएंड पे। अगर मैं लेट्स यहाँ पे करता हूँ प्राइस 1, एक ऐसी टेबल ऐसे कॉलम का नाम देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एरर देगा, ठीक है। नाइस। अगर मेरे को आउटपुट रीअरेंज करना है मेरा प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दूंगा। प्रोडक्ट नाम नेम के बेसिस, तो जिस भी कॉलम के बेसिस पे रीअरेंज करना है मैं वो कॉलम का नाम दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, माई क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ आई डू ऑर्डर बाय 1? फर्स्ट कॉलम के हिसाब से अरेंज कर देगा। नाइस। सो द कॉलम्स कैन ऑल्सो बी रेफरेंस्ड एज न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। व्हाट इफ आई डू ऑर्डर बाय 9? व्हाट हैपेंस? एरर आएगा, नो कॉलम है ही नहीं। एग्जैक्टली, 9 कॉलम नहीं है तो एरर देगा। लास्ट वैल्यू कौन सी ले लेगा ये? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है। इफ आई डू ऑर्डर बाय 6, ऑर्डर बाय 6, so this is working fine. If I do order by 7, it gives me an error। यहाँ से क्या समझ में आया कि इसके अंदर अगर ऑर्डर बाय 6 चल रहा है और ऑर्डर बाय 7 नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब 6 कॉलम्स हैं। आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी, ठीक है। ठीक है सर। लेट्स से आई डू यहाँ पे सैंपल क्वेरी है कोई? नहीं, ठीक है। सो इफ आई गो बैक हियर, रीअरेंजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, फाइंड number of columns, this is the goal here, finding the number of columns। लेट्स गो बैक हियर, ऑर्डर बाय 3 चल रहा है, रीअरेंजिंग चल रही है, 1 पे चल रही है, 2 पे चल रही है, 3 पे चल रही है। देखूं 10 पे चल रही है क्या? चल रही है, इसका मतलब 10 कॉलम तो है। 11 देखूं, 11 पे भी चल रही है, इसका मतलब 11 कॉलम तो है।
12 पे देखूं, नहीं चल रही। अननोन कॉलम 12 इन ऑर्डर क्लॉज, व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स दिस मीन्स तो 11 दिस कॉलम में है। 11 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो हमने ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करके आइडेंटिफाई किया कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉलम्स बीइंग फेच्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी, ठीक है। ठीक है, क्या निकाला हमने यहाँ से? नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 11, ये कंक्लूजन था हमारा। ठीक है जी, क्यों निकाला भी पता लगेगा। हर एक स्टेप का इनपुट जो है वो नेक्स्ट स्टेप के, हर एक स्टेप का आउटपुट जो है वो नेक्स्ट स्टेप के इनपुट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू डू यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and you will see that it is working fine. If I do 12, this is going to cause any issue. Yes, the use select statement have different number of columns. Yes, right. I'll go with 11. I'm going to go with 11. Okay. Anything that is not clear? सवाल उठता है यूनियन सेलेक्ट क्या है, और इसका आंसर पता है कहाँ है? आपके होमवर्क में था, कहा था यूनियन सेलेक्ट पढ़ने को। कोई मेरे को समझाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मेरे को समझाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? यूनियन पे चलूं? पर यूनियन दो मतलब सिक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की आउटपुट को कंबाइन कर देता है। सेलेक्ट यूनियन हमारा स्टेटमेंट्स। दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के काम आता है। जनरली आप दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते हो, एसक्यूएल का सिंटैक्स कहता है आप एक ही सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो अगर इस दुनिया में यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता तो, ठीक है। क्या कर रहे हो जी? दो सेलेक्ट स्टेटमेंट करने हैं आपको, दो अलग अलग टेबल में से कुछ अलग अलग डेटा लेकर के आ रहे हो, सबको कंबाइन करके एक जगह पे परोसना है आपको, एक जगह पे आउटपुट देना है। तो आप यूनियन क्लॉज यूज करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2, यूनियन। तो आउटपुट कैसा दिखता है आपका? लेट्स से कस्टमर टेबल है एंड सप्लायर्स टेबल है, ठीक है। कस्टमर टेबल्स में से मेरे को लेट्स से कस्टमर आईडी चाहिए और सप्लायर नेम, कस्टमर नेम चाहिए, एंड सप्लायर्स में से मेरे को सप्लायर नेम चाहिए। मेरे को आउटपुट में एक कॉलम चाहिए जिसमें सारे सारे कस्टमर नेम्स और सप्लायर नेम्स हो। तो क्वेरी कैसे दिखेगी? क्वेरी दिखेगी सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन सेलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर्स। एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ बैठा करके, होमवर्क वाला, ठीक है। क्या करेगा? पहले टेबल में से, पहले कॉलम में से जो भी कॉलम दिया है उसको डेटा लेकर के आएगा, उसका यूनियन करेगा। दूसरी टेबल के जो भी कॉलम में से आप डेटा फैच कर रहे हो उसको ला करके उसके नीचे चिपका करके आपको डेटा दे देगा। सिंपल। ठीक है सर, समझ गया। क्लिक ऑन दिस, ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये दोनों टेबल्स में से सिटी लेकर के आ रहा है, दोनों टेबल में से सिटी लेकर के आ रहा है, और फिर ऑर्डर बाय सिटी रीअरेंज कर दे रहा है सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन रन एसक्यूएल, यू विल सी 94 रिकॉर्ड्स, ठीक है। ठीक है जी, नाइस, ऑल राइट। अब मेरी क्वेरी क्या कर रही है? जब मैंने यूनियन लिखा, जब मैंने यूनियन लिखा सप्लाई डेटा में, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेलेक्ट है वो डेवलपर ने लिखा हुआ है। डेवलपर ने कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेलेक्ट समथिंग समथिंग फ्रॉम समथिंग समथिंग वेयर समथिंग समथिंग समथिंग, और मेरा आया फिर यहाँ पे इंजेक्शन पॉइंट। मैं कहता हूँ 1, वहां पे उसकी क्वेरी एंड करता हूँ, फिर कहता हूँ यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 ही क्यों किया मैंने? अच्छा, आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, आउटपुट में दिख रहा है 7 2 एंड 9, ठीक है। इसको बोलते हैं वल्नरेबल कॉलम्स। तो यहाँ पे स्टेप 3 है, अब स्टेप 3 है यूनियन सेलेक्ट
फाइंड वल्नरेबल कॉलम्स, ठीक है, और हमारे पास आए हैं 7, 2 एंड 9 एज वल्नरेबल कॉलम्स। तो यूनियन क्लॉज की एक कंडीशन होती है, जब आपने फंडामेंटल्स ऑफ एसक्यूएल पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा, अगर, तो ही पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा, कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी। व्हाट डज दिस मीन्स, कि अगर यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये है, ऐसे मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ, अब ठीक है, ऑर्डर बाय हटा दो, सप्लायर्स, ये यूनियन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये है राइट हैंड साइड, द नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी में एक कॉलम आ रहा है आउटपुट में, दैट इज सिटी, तो राइट हैंड साइड से भी आप एक ही कॉलम मंगवा सकते हो। तो जो आपके पास आउटपुट आएगा, पहली टेबल में से एक कॉलम आया आउटपुट में, फिर दूसरी टेबल में से एक एक कॉलम आया आउटपुट में, और कलेक्टिवली ये आपका डेटा बना। मेक सेंस, राइट? ऐसे नहीं कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते हो कि फिर पहली टेबल में से तो दो कॉलम मंगवा लिया आउटपुट में। यूनियन से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कर दिया सेलेक्ट सिटी एंड लेट से कस्टमर्स के कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, तो दो कॉलम आ रहे हैं, और फिर कह दो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर, और सप्लायर में से केवल एक कॉलम लिया। तो इस तरह से डेटा नहीं मंगवा सकते हो। या फिर पहले 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 यूनियन के लेफ्ट में जो क्वेरी है उसमें से एक कॉलम मंगवाया, और नेक्स्ट यूनियन के जो राइट साइड में क्वेरी है उसमें से दो कॉलम मंगवा लिए आउटपुट में। ऐसे भी नहीं कर सकते हो। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? समझ गए सर। तो अगर दो मंगवा रहे हो लेफ्ट में, तो दो राइट में भी दो मंगवाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या, यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 11 11 काउंट दिया है। 11 काउंट इसलिए दिया है क्योंकि मेरे को पता चला ऑर्डर बाय क्लॉज से कि 11 कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी पे, क्योंकि मेरे को पता चला कि 11 कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी पे, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑर्डर बाय किया, ताकि मैं यूनियन सेलेक्ट करते टाइम सही नंबर ऑफ कॉलम्स दूं, ठीक है। अब यूनियन सेलेक्ट 1 से लेके 11 ही क्यों किया, ये भी समझ में आया? 1 से 10 क्यों नहीं किया, 1 से 12 क्यों नहीं किया? सर क्योंकि 11 कॉलम्स है। क्योंकि 11 कॉलम्स थे, कहाँ पे? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेरी। लेफ्ट हैंड साइड। आप डेवलपर हो, आपको कैसे पता चला 11 कॉलम? आपको कैसे पता चला? सर हमने ट्राई करा ऑर्डर बाय लगा के। हमने ऑर्डर बाय करके पता लगाया, ठीक है ना, क्योंकि हम डेवलपर नहीं है, हमें क्वेरी नहीं पता, हम सामने से बैठ के पता लगा रहे हैं सब चीजें बाहर से, ठीक है, ऑलराइट। अब होगा क्या कि जब मैंने ये ऑर्डर बाय ये यूनियन सेलेक्ट किया, तो मेरे पास आउटपुट में दिख रहा है मेरे को 7 2 एंड 9। तो यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड क्वेरी में से जो भी डेटा आ रहा था वो आपके सामने आ रहा था, ये पोस्टर्स वगैरह सब कुछ चीजें। राइट हैंड साइड से जब डेटा निकल के आया तो 7 2 एंड 9 निकल के आया, ठीक है। अब क्या सीन हो रहा है कि जब दोनों तरफ से डेटा निकल के आया, एक के नीचे एक बैठा और आपके सामने आ गया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि 7 2 एंड 9 ही क्यों आया मेरे पास? क्योंकि आउटपुट के अंदर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा डेटा है वो केवल 3 कॉलम से ही स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। पीछे और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई होंगी जिससे केवल आप 3 ही कॉलम फेच करके स्क्रीन तक लेकर करके आ रहे हो, ठीक है। 7 2 एंड 9, तो 7 2 एंड 9 मेरे को ये वनरेबल कॉलम्स बताते हैं। ये मेरे को बताते हैं कि 7 2 एंड 9 आर दी प्लेसेस जहां पे मैं इंजेक्ट करूंगा तो मेरे पास स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। 7 2 एंड 9 इसलिए वनरेबल कॉलम्स कहलाएंगे कि ये वनरेबल कॉलम्स है, यहाँ पे इंजेक्ट करूंगा तो मेरे पास स्क्रीन पे डेटा आएगा। लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सेवंथ प्लेस पे, क्योंकि 7 यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, मैं टाइप कर रहा हूँ डेटाबेस, DATABASE फंक्शन, लेट्स प्रेस एंटर। यहाँ पे आ रहा है एक्वाट लिखा हुआ, यह है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस फंक्शन मैंने नहीं बनाया, स्टैंडर्ड MySQL का फंक्शन है जो कि डेटाबेस का नाम रिटर्न करता है। ये उस फंक्शन का काम है। जब इस फंक्शन को कॉल लगाओगे
तो डेटाबेस का नाम रिटर्न करेगा। बताओ, कोई डाउट है? नहीं सर। पक्की बात? चलें आगे। हाँ सर। हाँ जी सर। ये सेम चीज़ आप पॉइंट 2 और पॉइंट 9 पे भी करके देख सकते हो। ठीक है। और आप और फंक्शन सर्च कर सकते हो डेटाबेस के, मतलब सॉरी, माई सीक्वल के, और उनको कॉल आके डेटा निकाल सकते हो। ठीक है। मुझे डेटा निकालना है स्पेसिफिकली, एग्जैक्टली किस जो सेल्स के अंदर डेटा है वो निकालना है। ठीक है। अब वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना रहेगा? कल मैंने आपको बताया था कि डेटा जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। जी सर। कल बताया था मैंने आपको हाँ जी कि सर। कोई डेटाबेस होगा। दिस इज माय डेटाबेस, लेट्स से। इसका टेबल्स। नाम लेट्स से डेटाबेस है, डीबी, और हमारे हमको पता चल गया है इट इज एक्यूआर्ट। ठीक है। अभी अभी पता लगा है। इसके अंदर टेबल्स होंगी, मल्टीपल टेबल्स होंगी। इस टेबल का नाम होगा लेट्स से टैब 1, और टेबल के अंदर कॉलम्स होंगे, कॉल 1 2 3। मेरे को इवेंचुअली स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? सेलेक्ट। डेटा निकालने के लिए स्टेटमेंट कैसे दिखती है? सेलेक्ट, हाँ। कॉलम का फ्रॉम। नाम, फ्रॉम, टेबल का नाम। तो मेरे को जो डेटा निकालना है लास्ट में इवेंचुअली, उसके लिए मेरे को कॉलम का नाम पता होना चाहिए और टेबल का नाम पता होना चाहिए। चलो कॉलम का नाम नहीं पता तो स्टार करके चल जाएगा काम, लेकिन टेबल का नाम तो पता ही होना चाहिए। तो इवेंचुअली डेटा निकालने के लिए, ढंग से प्रिसाइजली निकालने के लिए, आपको ये फ्लो पता होना चाहिए कि किस डेटाबेस में। तो आपको डीबी नेम पता होना चाहिए, उस डीबी नेम के अंदर आपको टेबल नेम पता होना चाहिए, और उस टेबल नेम के अंदर आपको कॉलम नेम पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता चल जाती है तो आप बहुत प्रिसाइजली डेटा निकाल सकते हो कि भाई मेरे को कहाँ से डेटा चाहिए एग्जैक्टली। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? यस सर। बट एज एन एंड यूजर यू डोंट नो एनीथिंग फॉर नाउ, राइट? सो यही हमारी क्रोनोलॉजी है जिसको हम फॉलो करेंगे और डेटा निकालेंगे। यूनियन सेलेक्ट किया, चौथे में मैंने यूज किया db name इक्वल्स टू एक्यूआर्ट। कैसे आया? डेटाबेस फंक्शन से आया। ठीक है। अब निकालना है टेबल नेम, फिर निकालना है कॉलम नेम, एंड फिर एसक्यूएल इंजेक्शन खत्म। देखें कैसे निकालेंगे। सो विद दिस प्लेस आई से टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू एक्यूआर्ट। होमवर्क तो करते नहीं हो, वो मुझे पता चल जाता है। मैं ना भी पूछूं तो भी पता चल जाता है मेरे को। ठीक है ना? डेटा देखो, टेबल के नाम निकाल दिए मैंने। ये देखो, यूजर्स, प्रोडक्ट्स, पिक्चर्स, गेस्ट बुक, फीचर्ड, कैटेग, कार्ड्स, आर्टिस्ट, क्या है? टेबल के नाम है। 7th पोजीशन पे क्या आ रहा है? टेबल के नाम आ रहे हैं जी। ठीक है। टेबल के नाम आ रहे हैं जी। कैसे आ रहे हैं? फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज एक्यूआर्ट। क्या मतलब है इसका? सर जो डेटाबेस है क्वाड, उसमें से ये इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमने पुट करी है, टेबल नेम। गलत जवाब। तुक्केबाजी करता है तू, देख लिया मैंने। मैंने फॉर्मूला, मैंने हैक बताया था कि कॉमन सेंस से हो जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं चल पाएगी, कुछ जगह पे प्रिसाइज नॉलेज चाहिए आपको। भाई हर एक डेटाबेस में ना एक डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। ठीक है। एक डिफॉल्ट डेटाबेस होता ही होता है, गारंटेड, सब में होगा। और करता क्या है ये पता है? इसलिए होता है ये। टेल मी।
डेटाबेस के बारे में, टेबल डाटा ये सब स्टोर करता है, समथिंग डेटा वेयर हाउस। ये होती है डेटाबेस कीमा, बेसिकली इंफॉर्मेशन स्कीमा, इंफॉर्मेशन कीमा, इंफॉर्मेशन की माँ, और माँ सब जानती है। ठीक है। तो ये भाई सब जानता है डेटाबेस के बारे में। ये एक अलग से डेटाबेस बना हुआ है आपके दुनिया माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर, जितने मर्जी डेटाबेस बने हुए हो, एक ये डिफॉल्ट डेटाबेस होगा। और ये डेटाबेस सारे सारे डेटाबेस का पूरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रखता है अपने पास। कितने डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है, कितने कॉलम है, सबका डेटा इसके अंदर रहेगा। तो मैं इस डेटाबेस में से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहा हूँ कि मेरे को डेटा इस डेटाबेस में से ये ला के दे, मेरे को इस डेटाबेस से ये ला के दे। तो एक डेटाबेस है, देयर इज अ डेटाबेस नेम्ड एज देयर इज अ डेटाबेस नेम्ड एज इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। दिस इज अ डेटाबेस। ओके, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, ये है टेबल्स। टेबल्स नाम से एक टेबल है इसके अंदर। ठीक है, टेबल्स नाम से एक टेबल है इसके अंदर। तो एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम टेबल्स है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक एक बना के दिखाने पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होंगे। ठीक है, मैंने क्या कॉलम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कॉलम नेम टेबल अंडरस्कोर नेम। मैं इसमें से सेलेक्ट कर रहा हूँ टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम, ये वाला कॉलम लेकर के आ रहा हूँ मैं बाहर। मैं अभी कंसर्न नहीं हूँ कि कितने कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। मैं भी कंसर्न हूँ एक टेबल इस एक इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा नाम से डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम टेबल्स है, उसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम टेबल अंडरस्कोर नेम है। इससे इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड साथ में लगा हुआ है वेयर क्लॉज, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू एक्यूआर्ट। सो एक्चुअली देयर इज another column named as table underscore schema। टेबल अंडरस्कोर स्कीमा के अंदर हमारे पास वैल्यूज होंगी कुछ ऐसे, एक्यूआर्ट 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 एक्यूआर्ट, उसके बाद db2 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, db3 ऐसे करके वैल्यूज होंगे। ठीक है, कोई भी एक्स वाई सी डेटाबेस, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स। ठीक है, तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि टेबल्स नाम की जो टेबल है वो टेबल्स का डेटा स्टोर करती है कि कितनी टेबल्स हैं मेरे पास, मेरे पूरे के पूरे डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, वो टेबल्स नाम की टेबल के अंदर सेव होता है डेटा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टेबल के नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे। मेरे को वही नाम चाहिए जो एक्यूआर डेटाबेस के अंदर है, मेरे को वो सारे टेबल्स चाहिए जो एक्यूआर डेटाबेस के अंदर है। वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू एक्यूआर। अब बताओ कि सीक्वेंस एक ये एसक्यूएल क्वेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ भैया। सर आ तो रही है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट में थोड़ा सा डाउट हो रहा हम्म, हुआ एसक्यूएल की वजह से। वो मैं कर लूंगा सर एक बार। करना ही पड़ेगा भाई, क्या करें, करना ही पड़ेगा। So well, getting back to the point, ये था हमारा स्टेप 5, ये था स्टेप 5 जिसमें हमने टेबल नेम निकाले। ठीक है ना, अब मेरे पास टेबल नेम्स आ गए। टेबल नेम क्या क्या आ गए, आर्टिस्ट, कैट, कार्ड्स, कैटेग, गेस्ट बुक, फीचर्ड, प्रोडक्ट्स, यूजर्स। यूजर्स नाम की टेबल मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है, मेरे को यूजर्स नाम की टेबल में से डेटा चाहिए। डेटा क्या चाहिए, इसमें से कॉलम्स चाहिए मेरे को, लेट से यूजर्स नाम की टेबल में से। ठीक है, एज अ साइड नोट आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे और आप अपने यहाँ पे चीज़ों को नोट करते रहेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी टेबल्स आ गई हैं। ठीक है, मैंने लेट्स यहाँ से पकड़ ली यूजर्स टेबल, मेरे को यूजर्स टेबल चाहिए, तो मेरे को क्या चीज़ के कॉलम नेम चाहिए। तो हम सेइंग कॉलम अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट
tables, columns, where table underscore name is equals to users. Let's press enter. Uname, phone, name, email, CC, card, एड्रेस, ये क्या आया है? ये कॉलम नेम्स आ गए हैं भाई मेरे पास। कॉलम नेम्स निकाल लिए मैंने, ये देखो 6th पॉइंट पे कॉलम नेम्स। ठीक है जी। समझने वाली क्या चीज़ है? समझने वाली ये चीज़ है इसके अंदर, और इस पूरी चीज़ को आपको सेम उसी लॉजिक से समझना है जिस लॉजिक से आपने ऊपर वाली को समझा है, क्वेरी को। बिल्कुल सेम क्वेरी, बिल्कुल सेम मतलब। होमवर्क है तुम्हारा, कल आके मेरे को क्वेरी समझाओगे। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं तुम अभी समझाओ, बट अभी समझाने बैठोगे तो लेट ज़्यादा हो जाएंगे, ऑलरेडी रनिंग पास द टाइम। तो अब 7th पॉइंट क्या है? डंप द डेटा, दैट्स ऑल, खत्म, एक्सप्लेनेशन खत्म। इफ यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड, हमने डेटाबेस का नाम निकाल लिया यहाँ पे, वी हैव द डेटाबेस नेम। 5th पॉइंटर से, 5th स्टेप से हमारे पास टेबल नेम्स आ गए थे, ठीक है, और 6th स्टेप पे हमारे पास कॉलम नेम्स आ गए। तो हमारे पास सारी चीज़ें तो आ गई। अब मेरे को केवल एग्जैक्ट सेल में से डेटा निकालना है। सेलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम मैंने शॉर्टलिस्ट किया है यूजर्स, कॉलम का नाम अभी शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। तो आई वांट टू सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करूँ? सीसी, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ईमेल, नेम, फोन, यू नेम। लेट से यू नेम चाहिए मेरे को। सेलेक्ट 7th प्लेस पे मेरे को चाहिए यू नेम, और यहाँ पे मेरे को चाहिए लेट से 2nd प्लेस पे सीसी। मैं 2nd प्लेस पे कह देता हूँ सीसी। लेट्स डू सीसी, ठीक है। सेलेक्ट 1 कॉमा सीसी, ये कॉलम का नाम है। 2 3 4 5 6 7 यूनेम, ये भी कॉलम का नाम है। फ्रॉम कहाँ से चाहिए? यूजर्स में से चाहिए भाई मेरे को। लेट्स सी, टेस्ट इज द यूजर नेम एंड दिस इज द क्रेडिट कार्ड। डमी है ऑब्वियसली, पेमेंट करने की कोशिश मत करना। बट यू गेट द आइडिया। खत्म, खत्म भाई खत्म। चेहरे चेहरों पे बिल्कुल भी बत्ती नहीं जली तुम्हारे, ठीक है ना? क्योंकि सबकी बत्तियां ही उड़ गई है, फ्यूज उड़ गया सबका। हाँ सर। भाई क्या चल रहा है ये? नहीं ये बस क्या समझ बढ़ा में आ रहे रहा हैं? है। आया समझ में? इंटरेस्टिंग है। हाँ। So actually, all of this stuff is very easy, and you can do this thing in a single line using a single tool. Do you know? If I just do SQL map and paste the endpoint, SQL map हमारे पास SQL इंजेक्शन का ऑटोमेशन करने का टूल है। इसको मैं वन, दिस इज व्हाट इट इज। ऑटोमेशन का टूल है, ऑटोमेटेड SQL का एक्सप्लॉइटेशन करता है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ एरर आया है इसके पास, चल नहीं रहा। मैंने तो पहली बार इसको ब्रेक होता हुआ देखा है इतने सालों के करियर में। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई सी बात नहीं, तुम्हारा चल जाएगा, वरना मैं इसको फिक्स कर लूंगा। ठीक है। सो आई थिंक, एक मिनट, एसक्यूएल मैप आईफन आईफन हेल्प, यू नहीं दे रहा क्या मैं इसको? यू देता है क्या ये? भूल जाता हूँ यार मैं पैरामीटर्स ना। कोई टूल लेता है हाइफन यू, कोई नहीं लेता है यू, यूआरएल के लिए हाइफन यू देना है। तो हाँ भाई, पहली बार इसलिए ब्रेक होता हुआ देख रहा हूँ क्योंकि मैं गलत लिख रहा हूँ, तो ब्रेक ही होएगा। हाइफन यू, यूआरएल, माई बैड। अच्छा, फिर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, अब मेरी गलती नहीं है, अब मैंने सही दिया था इसको। तो कोई और इशू है? ठीक है। एंड इट इज कैट माइट बी इंजेक्टेबल, ठीक है।
सो ये जो जितना भी आपने इंजेक्शन अभी किया है मैनुअली 1-1.5 घंटा लगा करके, ये 5 मिनट में करके देता है आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑटोमेट करने का काम करता है एसक्यूएल मैप। अगर आपको एसक्यूएल मैप चलाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एसक्यूएल इंजेक्शन आता है। एसक्यूएल मैप चलाने का मतलब है कि बस आपको टूल चलाना आता है। आपने टूल लिया, उसको एंड पॉइंट दिया, चला दिया, जब वो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। लेकिन जब आपको मैनुअली करना आता है तो आपको ये पता रहता है कि कोई भी टूल चला रहा हूँ मैं, चल लेट से एसक्यूएल मैप चला रहा हूँ मैं, तो ये बैकएंड पे कर क्या रहा है, ये काम कर कैसे रहा है। आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के निटी-ग्रिटी चीजें आती है समझ में। और इंटरव्यू में कोई एसक्यूएल मैप नहीं पूछेगा आपसे, मैनुअल एसक्यूएल एसक्यूएल इंजेक्शन पूछा जाएगा आपसे। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने आपको हर एक स्टेप जो है क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है करके बताया। फिर भी जस्ट इन केस मे बी थिंग्स आर नॉट क्लियर, आप एक बार इसको घर पे आकर रिवाइज करो और मुझसे पूछो कल के सेशन के अंदर कोई डाउट है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती है, मेरे यूट्यूब चैनल पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वीडियो पड़ी है, यू कैन टेक अ लुक देयर एज वेल। ठीक है, ओके अभी सर। कुछ पूछना है? इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू क्लैरिफाई राइट नाउ, बताओ। अरे 7th स्टेप में डंप द डेटा का मतलब क्या कर दिया आपने? डेटा निकाला, हाँ। डम द डेटा। ओके। क्या थी क्वेरी, लिख के दिखाऊं यहाँ पे? ये किया था। और इससे क्या हुआ था, यूजर नेम टेस्ट आ गया था, क्रेडिट कार्ड आ गया था, दैट इज डंपिंग द डेटा। ओके। कुछ नहीं समझ में आया हसन को आज की क्लास में? मैं वो बीवैप में इसकी कौन सी एक्सेस कर सकते हैं? एसक्यूएल इंजेक्शन के काफी ऑप्शंस थे उसमें। जो अच्छा लगे वो कर लो, जो कोई देख हो के अच्छा जाएगा। लग रहा हो। वहाँ पे लिखा होगा यूनियन बेस्ड या एरर बेस्ड, वो करना। वो ठीक है, पहले तो भाई पहले ये करो जो बताया है, एग्जैक्टली ये सेम स्टेप्स फॉलो करो, एग्जैक्टली इसी एंड पॉइंट पे। उसके बाद एंड पॉइंट चेंज करना, उसके ओके बाद भाई। एडिशनल एक्सरसाइज करना। ठीक है, इज देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद? नो सर, पक्की पहले बात? एसक्यूएल पढ़ूंगा सर, उसके बाद डाउट पूछूंगा आपसे। एसक्यूएल तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, सर। कोई चारा नहीं है। अभिनव ऑल गुड, हम्म, मजा आया? यस सर। चलो ठीक है गाइस, सो दैट्स माय टाइम हियर, थैंक्स अ लॉट ओके फॉर सर। ज्वाइनिंग इन। ओके कल सर। मिलते हैं आप लोगों से, टेक केयर, बाय बाय।